नमस्ते, मैं हूँ गौरी द्विवेदी। जी न्यूज की स्पेशल सीरीज द चाइना फाइल्स में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बताएंगे माओ से तुंग के बाद चीन की सत्ता पर काबिज डेंग जाओपिंग ने कैसे चीन की तकदीर बदल दी। हम दिखाएंगे कि माओ के तुगलकी फैसलों से बेहाल चीन कैसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया, और ये भी जानेंगे कि कैसे चीन ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर लाखों करोड़ डॉलर कमाए। माओ से तुंग ने आधुनिक चीन की बुनियाद रखी, लेकिन उस बुनियाद पर नए और चमचमाते चीन का निर्माण डेंग जाओपिंग ने किया। डेंग ने चीन के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को बेहतर और मजबूत बनाया। चीन में माओ राज खत्म होने के बाद सत्ता के शिखर पर पहुंचने का डेंग का सफर काफी आसान रहा। चीन के संस्थापक कहे जाने वाले माओ से तुंग की मौत के बाद डेंग बड़ी आसानी से उनकी कुर्सी पर काबिज हो गए और बड़े दमदार तरीके से 2 दशकों तक चीन की सत्ता चलाई। हालांकि इस बीच उनका अपने ही उत्तराधिकारी से सत्ता संघर्ष भी हुआ। सत्ता पर पकड़ कमजोर होने का खतरा भी आया, लेकिन डेंग जाओपिंग ने अपनी सियासी सूझबूझ से हर चुनौती को नाकाम कर दिया। माओ वैसे तो डेंग पर काफी भरोसा करते थे, लेकिन उन्होंने डेंग को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, वो भी तब जब 1960 के दशक में डेंग प्रशासकीय और आर्थिक प्रबंधन की क्षमता दिखा चुके थे। माओ से तुंग को लगता था कि डेंग दक्षिणपंथियों के प्रति नरम रुख रखते हैं, इसलिए माओ ने हमेशा डेंग को हाशिए पर ही रखा। माओ के इस बर्ताव से दुखी डेंग जाओपिंग की एक मशहूर कहावत है, दक्षिणपंथियों पर नजर रखो लेकिन वामपंथियों से सतर्क रहो। माओ के निधन के बाद 1976 में डेंग फिर से राजनीति की मुख्य धारा में लौटे और नवंबर 1978 में माओ के उत्तराधिकारी हुए गुआफांग को गद्दी से हटाकर खुद चीन के सुप्रीम लीडर बन बैठे। चीन में सत्ता का असल केंद्र सेना प्रमुख और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख ही होते हैं, और उस समय इन दोनों पर डेंग जाओपिंग का पूरा कंट्रोल था। इसलिए चीन का राष्ट्रपति नहीं होने के बाद भी डेंग जाओपिंग ही फाइनल अथॉरिटी थे और आधुनिक चीन पर उन्होंने अपनी अलग छाप भी छोड़ी। डेंग का बिना राष्ट्रपति बने राज करने का सिस्टम लंबे समय तक बना रहा। डेंग के सारे पद छोड़ने के बाद 1997 में उनकी मौत तक यही सिस्टम चलता रहा। माओ के सन की फैसलों की वजह से गरीबी और भ्रष्टाचार से जूझ रहे चीन की सूरत बदलने के लिए डेंग ने माओ की अर्थनीति का हिस्सा रहे एग्रीकल्चरल कम्यून को बंद कर दिया। डेंग ने माओ की संगठित अर्थव्यवस्था को तो खत्म किया ही, उनकी ईश्वर वाली छवि को मिट्टी में मिला दिया। डेंग ने माना कि अकाल और सांस्कृतिक क्रांति माओ से तुंग की 2 सबसे बड़ी नाकामियां थी। So Deng Xiaoping was very much a realist, and as far as economic policy goes, from the beginning of the PRC, starting in the 1940s, he was in the faction that was in favor of more gradual efforts to communize the economy and socialize. So, for example, when Mao Zedong started pushing for very, very rapid creation of huge communes, of collectivizing agriculture, Deng Xiaoping and his colleague Liu Shaoqi were holding back. They wanted to go a little more slowly, a little more cautiously than this. In the political struggles of those early decades of the People's Republic of China, Deng Xiaoping and Liu Shaoqi lost out, and of course Mao, surged ahead with the Great Leap Forward and the Cultural Revolution. 1978 में नई कृषि नीति का ऐलान किया गया, जिसमें किसानों की जमीन पूल करने के नियम को खत्म किया गया। इसकी जगह किसानों को अपनी जमीन पर मनचाही खेती करने की छूट दे दी गई। कृषि सुधार के बाद डेंग ने आर्थिक सुधारों का ब्लूप्रिंट तैयार किया। 1979 में 11वीं कांग्रेस पार्टी की तीसरी बैठक में डेंग जाओपिंग ने आर्थिक सुधार और ओपन डोर पॉलिसी पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया।
इस फैसले ने चीन के नए आर्थिक मॉडल के लिए रास्ता तैयार किया। माओ से तुंग के उलट डेंग जाओपिंग कट्टर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले नेता नहीं थे और हालात के मुताबिक फैसले किया करते थे। उनके लिए सबसे जरूरी था काम का पूरा होना। He said, if you open the window, you get flowers, but you also get fresh air and sunshine. He opened the window. He let people become entrepreneurs. He let people make as much money as they could if they wanted to. And when you have nothing, even if you open a restaurant, things look great because now there's a restaurant and a factory and everything else. People started making clothes and bicycles and cars and everything else, and it became an astonishing success story. डेंग चीन की अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना चाहते थे और इसके लिए वो कम्युनिस्ट पार्टी के नियमों को दरकिनार कर चुनिंदा शहरों को कारोबार का गढ़ बनाने के लिए भी तैयार थे। कारोबार के गढ़ एक तरह की आर्थिक सच्चाई थे जो आगे चलकर चीन की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या में तब्दील हो गए। Deng Xiaoping said, I don't care if it's a black cat or a white cat as long as it catches mice. Communists didn't have a very good economy. They didn't have a very good anything anywhere in the world, not just China, but since Deng Xiaoping started opening up China, it's been the most successful country in the world since then. They've got the best airports in the world. They've got the best just about everything in the world because they have spent a lot of money developing their economy, and many people have gotten very, very, very rich. 1979 में डेंग जाओपिंग अमेरिका पहुंचे। ऐसा करने वाले वो चीन के पहले नेता थे। डेंग ने वहां अमेरिकी जनता का दिल जीता, अमेरिकी मीडिया को रिझाया, अमेरिकी उद्योगपतियों से मुलाकात की और चीन अमेरिका के रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका से लौटते ही डेंग ने आर्थिक सुधारों की रफ्तार तेज कर दी। People who go to China now don't even recognize the China of the late Mao era, the early Deng era, to the way it is now. When I first went to China, everyone was on bicycles. The cities at night were quiet. People didn't have cars. Only party members and government officials had cars. Everyone else was on a bus. 1979 में चीन के पहले 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन ग्वांगडोंग प्रांत के शेनज़ेन, शांताओ और जूहाई में बनाए गए। इसके अगले साल फुजियान प्रांत के चियामेन में चीन का चौथा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। समुद्र किनारे बसे इन इलाकों को इसलिए चुना गया क्योंकि ये हांगकांग के पास थे और हांगकांग उस वक्त तेजी से बढ़ता पोर्ट इकोनॉमी था। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत बड़े इलाके में एसईजेड बनाए गए और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए शर्तें भी कम रखी गईं। शेनज़ेन एसईजेड 320 वर्ग किलोमीटर इलाके में बना था, जो एरिया में आधी मुंबई के बराबर और पेरिस से 3 गुना बड़ा है। एसईजेड में निजी और विदेशी कंपनियों को टैक्स में काफी छूट दी गई थी। साथ ही लेबर लॉ में उनको काफी रियायतें दी गई थी, जो चीन के दूसरे हिस्सों में नहीं थी। कुल मिलाकर कहें तो ये चारों एसईजेड कम्युनिस्ट पार्टी की तमाम बंदिशों से आजाद थे। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 1984 में 14 और तटीय शहरों को चुना गया। उसी साल अमेरिका, जो कि चीन के बड़े और उभरते बाजार पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था, चीन का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन गया। 4 एसईजेड की बम्पर कामयाबी से उत्साहित चीन ने 1988 में अपना 5वां एसईजेड दक्षिणी प्रांत हेनान में बनाया। निवेशकों को लुभाने के लिए चीन ने कई कदम उठाए, जिनमें फ्री ट्रेड जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री पोर्ट और एंटरप्राइज जोन शामिल हैं। China's economy on the path of rapid growth and development was jettisoning socialism.
Deng Xiaoping came in and broke up the communes and said, paraphrasing here, to get rich is glorious, and we're going to allow some people to become rich first. We're going to let the coastal regions develop first, and then we were going to spread the wealth to the interior. And he invited foreign firms in, and he allowed state-owned enterprises to become shareholding corporations, and people can buy shares of stock in Chinese corporations now. So employees of state-owned corporations could buy shares of stock, and then foreigners. And so all of that radically changed the Chinese economy. 1992 में यांगसी नदी पर 6 बंदरगाह बनाए गए। हालांकि आर्थिक तरक्की को रफ्तार देने के इरादे से बनाए गए इन बंदरगाहों को वो कामयाबी नहीं मिली जो SEZ को मिली थी। 1 दशक के भीतर ही चीन की एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और पोर्ट आधारित मॉडल ने बेहतरीन नतीजे देने शुरू कर दिए। 1980 के दशक में चीन का एक्सपोर्ट 5.7% की दर से बढ़ा, जो 1990 के दशक में 12.4% पर पहुंच गया और 2000 से 2003 के बीच एक्सपोर्ट की दर 20.3% तक पहुंच गई। 2003 में चीन की एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट से 7 गुना ज्यादा थी। चीन के ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इतने सफल हुए कि 30 वर्षों तक चीन विकासशील देशों में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश जुटाने वाला देश बना रहा। 1980 में चीन को सिर्फ $230 लाख का विदेशी निवेश मिला था, जो 1993 में 30 गुना बढ़कर $6,720 लाख तक पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक उस दौर में चीन की जीडीपी का 50 से 80% तक का हिस्सा इन्हीं SEZ से आता था। लेकिन ये तेजी तो शुरुआत भर थी। चीन की अर्थव्यवस्था का शिखर पर पहुंचना अभी बाकी था। भारत की बात करें तो उस दौर में भारत और चीन के आर्थिक विकास की दर लगभग बराबर ही थी और ऐसा 1990 तक चलता रहा। चीन में पहला SEZ बनने के 11 साल बाद चीन की जीडीपी $360 बिलियन थी और भारत की $320 बिलियन थी। लेकिन SEZ के दम पर 1990 के दशक में चीन ने आर्थिक तरक्की की नई कहानी लिखी और वर्ष 2000 में जहां चीन की इकोनॉमी $1.2 ट्रिलियन की हो गई, तब भारत की इकोनॉमी सिर्फ $500 बिलियन तक ही रही। डेंग जाओपिंग की मौत के 4 साल बाद 2001 में चीन विश्व व्यापार की सबसे बड़ी संस्था WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ। तब तक चीन दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। अमेरिका के साथ उसके कारोबारी रिश्ते बेहद गहरे थे, लेकिन दुनिया के बाकी देशों के साथ उसके कारोबारी रिश्ते उतने गहरे नहीं थे। 2001 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन ने WTO में चीन की दावेदारी का समर्थन किया था। क्लिंटन को लगता था कि आर्थिक तरक्की होने पर चीन में आम लोगों को निजी आजादी और अधिकार मिलेंगे। मार्च 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन ने कहा था कि WTO में शामिल होने के साथ ही चीन लोकतंत्र के सबसे अहम मूल्य से पूरी तरह सहमत है और वो है आर्थिक आजादी, जहां लोगों को न सिर्फ सपने देखने का हक होगा बल्कि वो अपने सपनों को साकार भी कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। ये वो उम्मीद थी जो बिल क्लिंटन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और बराक ओबामा भी चीन से लगाए बैठे रहे। दूसरी तरफ WTO में चीन की एंट्री ने उसकी आर्थिक तेजी को नए पंख लगा दिए। महज 8 वर्षों में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बन गया और 2010 में जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। चीन में विदेशी निवेश भी आसमान छूने लगा। 2001 में जो विदेशी निवेश $47 बिलियन का था, वो 2010 में करीब 3 गुना बढ़कर $124 बिलियन तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, WTO का सदस्य बनने के 20 साल के भीतर ही चीन की अर्थव्यवस्था 11 गुना बढ़ गई। तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे चीन ने हर अमेरिकी राष्ट्रपति को गलत साबित कर दिया। चीन ने आर्थिक तरक्की तो की,
लेकिन वादे के मुताबिक अपने नागरिकों को किसी तरह की निजी आजादी नहीं दी। इतना ही नहीं, चीन ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कमियों का भी जमकर फायदा उठाया और तरक्की की राह पर आगे बढ़ता गया। जर्मनी, जापान और ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी चीन विकासशील देश होने का ही दावा करता रहा, जबकि बाकी तीनों देश विकसित देशों की कैटेगरी में आते थे। चीन ने ये चाल इसलिए चली क्योंकि WTO विकासशील देशों को कारोबार से जुड़ी कई रियायतें देता है, साथ ही विदेशी निवेश जुटाने में भी मदद करता है। चीन को WTO में एंट्री इसी शर्त पर मिली थी कि वो कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करेगा। इनमें कम टैक्स, करेंसी की बाध्यता, पेटेंट शर्तों का पालन और घरेलू बाजार में सब्सिडी देने जैसी शर्तें शामिल थीं। चूंकि चीन WTO में विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर शामिल हुआ था और उसे WTO के शर्तों को पूरा करने से 15 साल तक की छूट मिली थी, इसीलिए चीन ने किसी भी शर्त का पालन नहीं किया। जिस अमेरिका ने एक वक्त WTO में चीन को शामिल करने की वकालत की थी, उसी अमेरिका ने बाद में चीन पर WTO के नियम तोड़ने के 23 मामले दर्ज करवाए थे। चीन के WTO में शामिल होने के 12 वर्ष के भीतर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 24 लाख नौकरियां खत्म हो गई और मजदूरों की मदद से चलने वाली फैक्ट्रियां और फैक्ट्रियों की कमाई पर टिके शहर बदहाल हो गए। अर्थव्यवस्था की तूफानी रफ्तार के बावजूद चीन को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। एक तरफ तेजी से बढ़ता भ्रष्टाचार, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल थे, जो ये चाहते थे कि हर धंधे पर उनका नियंत्रण बना रहे। वहीं दूसरी ओर चीन की एक तरफा तरक्की थी। 2 अंकों वाली विकास दर के बावजूद चीन के भीतर के हालात अच्छे नहीं थे। बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था बढ़ी तो चीन की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ शहरों तक सिमटकर रह गया। हालात ऐसे हो गए कि चीन की 51% यानी आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ 7% इलाके में सिमट आई। इसका नतीजा ये हुआ कि पूर्वी तट पर बसे शहरों में खूब तरक्की हुई, जबकि पश्चिमी चीन और देश के दूसरे हिस्से विकास की राह देखते रह गए। 1979 में बीजिंग में हुई कांग्रेस की तीसरी बैठक में डेंग जाओपिंग ने जिस बदलाव की शुरुआत की, उसने चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन डेंग जाओपिंग की विरासत में सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि माओ की ही तरह डेंग जाओपिंग ने भी भारत और सोवियत संघ जैसे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को एक नया आयाम दिया। माओ की ही तरह डेंग भी भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ावा देने में माहिर थे। इसी दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि अरुणाचल प्रदेश के सुंगदुरोंचु इलाके को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। सीमा विवाद से बौखलाए डेंग जाओपिंग ने भारत को 1962 के युद्ध जैसा सबक सिखाने तक की धमकी दे डाली। डेंग जाओपिंग की धमकी पर पलटवार करते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ही भारत और चीन के बीच सुंगदुरोंचु में छोटी बड़ी झड़पें होती रहीं। जब धमकी से बात नहीं बनी तो 1988 में डेंग जाओपिंग ने राजीव गांधी को चीन आने का न्योता दिया। डेंग के इस न्योते से दोनों देशों के बीच कड़वाहट कुछ हद तक कम हुई और 1954 में जवाहरलाल नेहरू के चीन दौरे के 34 वर्ष बाद उनके नाती राजीव गांधी बीजिंग जाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी और डेंग जाओपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया। जहां तक सोवियत संघ की बात है तो डेंग दोनों देशों के बीच कमजोर पड़ चुके कम्युनिस्ट भाईचारे को फिर से मजबूत बनाना चाहते थे। माओ के समय चीन और सोवियत संघ के रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन चीन के बढ़ते अमेरिका प्रेम की वजह से सोवियत संघ नाराज था और डेंग अमेरिका के साथ सोवियत संघ को भी साधना चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों ही देशों के साथ चीन के रिश्ते अच्छे बने रहें और उनको ये मौका 2 युद्धों की वजह से मिल गया। वियतनाम युद्ध में अमेरिका का साथ देकर और अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मदद कर चीन 2 कट्टर दुश्मनों को साधने में बहुत हद तक कामयाब रहा।
डेंग जाओपिंग की कोशिशों का नतीजा ये रहा कि उस वक्त रूस के राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचोव 89 में चीन के दौरे पर पहुंचे। कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओं की ही तरह डेंग भी नागरिकों को अधिकार और आजादी देने के खिलाफ थे। जब 1980 के दशक में मुद्रास्फीति बढ़ी तो छात्रों के प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। ये प्रदर्शन देखते ही देखते बड़ा हो गया और जून 89 में टाइनमेन स्क्वायर पर भारी भीड़ जमा हो गई। कहा जाता है कि चीन सरकार की नीतियों के खिलाफ टाइनमेन स्क्वायर पर 1 लाख से ज्यादा छात्र जुट गए थे। इस प्रदर्शन की शुरुआत अप्रैल 89 में की गई बीजिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा, जो देखते ही देखते भ्रष्टाचार विरोधी और लोकतंत्र की मांग से जुड़े एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गया। ये आंदोलन तेजी से चीन के दूसरे शहरों में भी फैलने लग गया। शंघाई समेत चीन के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शनकारी अपने स्वतंत्रता, स्वाधीनता और नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। 89 की गर्मियों में प्रदर्शन अपने चरम पर था। छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा था। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी में भी 2 धड़े बन गए थे। एक धड़े की राय यह थी कि पार्टी नेतृत्व निहत्थे छात्रों से बात करे और उनको समझाए, लेकिन डेंग जाओपिंग का मानना यह था कि छात्रों का ये प्रदर्शन सीधे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार चलाने के उनके नियमों को खुली चुनौती है और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख के तौर पर डेंग जाओपिंग ने छात्रों के आंदोलन को ताकत और बर्बरता से कुचलने का आदेश दे दिया। डेंग जाओपिंग का आदेश मिलते ही 3 और 4 जून 89 को सेना के टैंक सड़कों पर उतर आए और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे हजारों छात्रों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। टाइनमेन स्क्वायर पर हुए इस बर्बर नरसंहार से एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और वो व्यक्ति था जांग जमीन। छात्रों के आंदोलन को पूरी ताकत से कुचलने वाले जांग जमीन को डेंग जाओपिंग ने पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। जांग जमीन की देखरेख में हुए टाइनमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद पूरी दुनिया में चीन की बहुत बदनामी हुई और वो अलग थलग पड़ गया। कई देशों ने चीन पर प्रतिबंध तक लगा दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ दिन पहले तक दुनिया भर के पूंजीपतियों की आंखों का तारा रहे डेंग जाओपिंग अचानक ही सबके लिए विलन बन गए। अलग थलग पड़ चुके चीन ने अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए सीमा विवाद खत्म करने की शुरुआत की। चीन ने वियतनाम, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों के साथ 11 सीमा समझौते किए। जांग जमीन को राजनीति की बहुत गहरी समझ नहीं थी और न ही सत्ता चलाने का हुनर उनके पास था, लेकिन 2 ऐतिहासिक घटनाओं ने उन्हें चीन की सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। पहली घटना 1997 की है, जब ब्रिटेन शासित हांगकांग चीन को वापस मिल गया और इसके 2 साल बाद 1999 में पुर्तगालियों ने मकाओ भी चीन को लौटा दिया। इसके साथ ही चीन में चला आ रहा 600 साल पुराना औपनिवेशिक शासन भी खत्म हो गया। आज चीन की जो समृद्धि और आर्थिक तरक्की है वो डेंग जाओपिंग की ही बदौलत है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आज जिस ताकत से वहाँ राज कर रही है वो भी डेंग की ही बदौलत है। डेंग जाओपिंग सुधारवादी नेता नहीं थे, बल्कि वो एक चतुर राजनेता थे जिसने आर्थिक विकास के लिए सिंगापुर मॉडल को फॉलो किया, जहां लोग निजी स्वाधीनता की ज्यादा परवाह करे बगैर आर्थिक तरक्की के मजे उठाते हैं। डेंग ने सिंगापुर के नेता ली कुआन येव के रूल बुक को चीन में लागू किया। दोनों नेताओं में काफी अच्छी दोस्ती भी थी और डेंग सार्वजनिक तौर पर सिंगापुर के नेता के कामकाज की तारीफ करते थे। सिंगापुर सिर्फ एक शहर वाला देश है, जबकि चीन उसके मुकाबले कई गुना बड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो पॉलिसी एक शहर में काम कर गई वो चीन जैसे बड़े देश में कितने समय तक चल पाएगी और उसका क्या परिणाम निकलेगा। इन सवालों के जवाब द चाइना फाइल्स के अगले एपिसोड में।